चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक्सलेंट कोचिंग लोरखा के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करेंगे 8th एक्सरसाइज, जिसके अंदर है पादप में जनन। क्लास 7th का साइंस बुक है और ये बिहार के लिए न्यू एनसीईआरटी समझिए। इसमें जितने सारे क्वेश्चन हैं मैं उसे कंप्लीट कराऊंगा एक एक करके। वीडियो को शुरू में ही फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नया आए हो तो, और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जनक पादप के कायिक भागों से नए पादप के उत्पादन का प्रक्रम क्या कहलाता है? इसका उत्तर आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका उत्तर मैंने तैयार कर रखा है, आपको यहाँ से पढ़ने में सहूलियत होगा। तो वो कायिक प्रवर्धन होता है या कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ठीक है, जनक पादप के कायिक भागों से ऐसे पुष्पों को जिसमें केवल नर अथवा मादा जनन अंग होता है उसे एक लिंगी कहते हैं। यानी कि केवल और केवल या तो नर हो अथवा क्या हो, मादा हो, तो उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। परागकणों का उसी प्रकार के अन्य पुष्प के परागकोश के वर्तिकाग्र प्रस्थानांतरण का प्रक्रम ये परागन कहलाता है। क्या कहलाता है? परागन कहलाता है। उसी पुष्प या उसी प्रकार के अन्य पुष्प, तो ये स्वपरागन कहलाएगा। इसमें तो पूरा तैयार करके नहीं रखा है, इसमें लिखाएगा स्वपरागन। ठीक है, परागन तो कहलाएगा लेकिन स्वपरागन, क्योंकि उसी पुष्प या उसी जाति के अन्य पुष्प पर है। नर और मादा युग्मकों का युग्मन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। बीज प्रकीर्णन जो होता है वायु, जल और जंतुओं के द्वारा होता है। तो इसका उत्तर इस तरह आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कहा गया है अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन करें। यहाँ से लेकर लगातार मैंने तैयार कर रखा है आपके लिए क्वेश्चन का उत्तर। अलैंगिक जनन की मुख्य विधि ये है, पहला कायिक प्रवर्धन। विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, वर्णन भी करना है इसके अंदर। ठीक है, तो कहा है कायिक प्रवर्धन क्या होता है। तो इस विधि में पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली, मुकुल जैसा किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। तो ये होगा कायिक प्रवर्धन। ठीक है, यानी कि जो पादप होगा उसके मूल यानी जड़, तना, पत्ती अथवा कली मुकुल के द्वारा यानी कि मुकुल जो निकल जाता है, जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त करता है, तो इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे गुलाब के पौधों का एक शाखा, गुलाब के पौधों को क्या हम जड़ से उखाड़ते, ऊपर तना से भी हटा लेते हैं तो वो लग जाता है। फिर है पर्वसंधि के से काटकर शाखा का एक यही हुआ गुलाब के पौधों की एक शाखा का पर्वसंधि से काटकर शाखा का एक टुकड़ा निकाल दिया जाता है। ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस आप नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन आपको समझना है तो उसके लिए आप इतना लिख सकते हैं। यहाँ तक तो आपको लिखना ही होगा, ये उदाहरण नहीं लिखे चलेगा। ठीक है, गुलाब के पौधों का एक शाखा का पर्वसंधि से काटकर शाखा का टुकड़ा निकाला जाता है। इस टुकड़े को कलम कहते हैं। कॉलम होता है। कॉलम को सीधा करके इसका कुछ भाग मिट्टी में दबा देते हैं। कॉलम को प्रतिदिन पानी देते हैं। कुछ दिन बाद इसमें जड़ और पत्ती निकलने लगता है। तो इस पर क्या वो करते हैं? कायिक प्रवर्धन। ठीक है, कायिक प्रवर्धन। उसके बाद है मुकुलन। मुकुलन क्या होता है? ये अलैंगिक जनन की खंड है। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा, ये अलैंगिक जनन का उदाहरण है। मुकुलन विधि में कोशिका से एक उभार के समान बाहर की ओर एक रचना निकलती है, इसे मुकुल या कली कहते हैं। यह मुकुल वृद्धि करता है और परिपक्व होकर मातृकोश से अलग हो जाता है तथा स्वतंत्र होकर कार्य करता है। कभी कभी मुकुल मातृकोशों में लगे रहकर भी नए जीव का निर्माण कर सकता है। ये उदाहरण यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद है खंडन, बीजाणुजनन। खंडन क्या होता है, बीजाणुजनन क्या होता है? तो खंडन एक विधि है। विधि से अलैंगिक जनन सामान्य रूप से एक कोशिकीय जीवों में होता है। इस विधि में जीव का शरीर दो भागों में खंडित हो जाता है, जैसे अमीबा में होता है। इसमें अनुकूल परिस्थिति में परिपक्व कोशिका का केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाता है। इसके पश्चात कोशिका द्रव्य का भी दो भागों में विभाजित होकर के दो कोशिकाओं का जन्म देता है, जो स्वतंत्र रूप से वृद्धि करने लगता है। उदाहरण के दिया है जलाशयों में शैवाल जल और पोषक तत्व पाकर दो या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं।
ये खंड नए जीवों में वृद्धि करता है, प्रक्रम निरंतर चलता ही रहता है। शैवाल जो होता है, शैवाल इसके उदाहरण है। ठीक है, शैवाल इसके उदाहरण हो सकते हैं। उसके बाद है बीजाणु जनन, अमीबा भी उसका उदाहरण होगा, क्योंकि अमीबा भी केंद्रक में बढ़ जाते रहता है। बीजाणु जनन क्या होता है, तो यह अलैंगिक जनन की विधि है। इस विधि द्वारा बीजाणु जनन करते हैं, जीवाणु जनन करते हैं। जीवाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थिति के कारण कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढके होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर को सह नहीं सकता है और दाब भी ज़्यादा सह नहीं सकता है। इसके कारण कठोर आवरण से ढके होते हैं, और जैसे प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढके रहते हैं, इसलिए ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, है ना। अनुकूल परिस्थितियों में जीवाणु अंकुरित होकर नए पौधे बनाते हैं। इस तरह आप लिख सकते हैं, जैसे इसके उदाहरण है फर्न, है ना। फर्न जो होता है एक तरह से पादप का उदाहरण है, जो क्या करता है, अलैंगिक जनन का एक विधि को अपनाता है, जिससे अनुकूल परिस्थिति में पाकर ये नए पौधों का निर्माण करता है। इसे हम तो कहते हैं बीजाणु जनन। ठीक है, चलिए उसके बाद तीसरे नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। थोड़ा ज़्यादा लंबा क्वेश्चन था वो, उसमें उस प्रक्रिया से आपको गुजरना ही पड़ेगा, और वो समझने वाला चीज़ है, 2-3 बार पढ़िए उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए मानव, एक मिनट, पादपों में लैंगिक जनन के प्रक्रम को समझाइए। लैंगिक जनन के प्रोसेस क्या है, तो पुष्प पादप का जनन अंग होता है, सब जानते हैं, आप पढ़े होंगे। पुष्प में पुंकेसर नर जनन अंग होता है और स्त्री केसर मादा जनन अंग होता है। पुंकेसर में परागकोश होते हैं जिसमें परागकण होता है और जो नर युग्मकों को बनाते हैं। स्त्री केसर में अंडाशय होते हैं, अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। मादा युग्मक यानी अंड का निर्माण बीजांड में करता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मक से युग्मनज बनता है, युग्मनज भ्रूण के रूप में विकसित होता है। इस तरह अब वो नया पौधा का निर्माण कर सकता है। तो पादप में लैंगिक जनन इस प्रकार से होता है। ठीक है, यह प्रक्रिया लिख लेना है आपको। उसके बाद है 4 नंबर, लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच प्रमुख अंतर बताइए। तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बीच अंतर को लिखने के लिए आपको कॉपी का 2 भाग कर लेना पड़ेगा। एक साइड लिखिए लैंगिक जनन, एक साइड लिखिए अलैंगिक जनन। क्या कहा गया है कि लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, अलैंगिक जनन में नर एवं मादा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल एक या ही व्यष्टि भाग लेते हैं। इसमें नए जीव उत्पत्ति दोनों से होती है, इसमें नए जीव की उत्पत्ति एक ही जनक से होती है। तो इस तरह अलैंगिक और लैंगिक में अंतर देख सकते हैं। चलिए उसके बाद कहा गया है कि किसी पुष्प का चित्र बना खींचकर उसमें जनन अंगों को नामांकित चित्र बना करे। पुष्प का चित्र खींचकर, ठीक है, तो पुष्प का चित्र खींचकर इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पुष्प का सिर्फ नीचे का हिस्सा जो स्त्री केसर का है और पुष्प का जो क्या है नर जनन भाग है, उसी को लिखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा क्या गया है, ये पुष्प का ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र होता है, उसके नीचे वाला वर्तिका होता है, ये अंडाशय होता है इसके अंदर, और उसके भी अंदर में बीजांड होता है। इस तरह से आप बना सकते हैं। ये परागकोश, ये तंतु होता है फिलामेंट, और नीचे क्या है पुंकेसर है। तो इस तरह से आप चित्र इसका बना सकते हैं, ना तो अपने बुक में से देख करके आप अच्छा बना सकते हैं। चलिए 5 के बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पर परागन और स्वपरागन में क्या अंतर होता है। तो परागन का मतलब ही होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक जबकि पुष्प में होता है स्त्री केसर और अंडाशय जब मिल जाता है, परागकण और पुमंग और जायंग मिल जाता है तो उसे परागन कहते हैं। देखिए यहाँ पर उत्तर मैंने लिखा क्या इसका कि परागन। तो स्वपरागन, जब किसी पुष्प के परागन उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागन कहते हैं। उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरेगा तो स्वपरागन कहेंगे। जब किसी एक पुष्प के परागकण किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे परपरागन कहते हैं। तो दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब गिरेगा परागकण तो उसे परपरागन कहते हैं। ये मेन अंतर है, एक ही अंतर को आप लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद है अगला क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि पुष्पों में निषेचन के प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है। निषेचन कैसे होता है पुष्पों में, तो इसका उत्तर लिखा गया है कि पुष्पों में निषेचन कैसे होता है। पुष्पों में निषेचन पुंकेसरों के परागकोशों से परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं।
यहाँ इनका अंकुरन होता है, जिसके फलस्वरूप पराग नलिका बनती है। पराग नलिका वर्तिका में प्रवेश करके अंडाशय में पहुँचती है। अंडाशय में बीजांड होते हैं, जिसमें अंडाणु होते हैं। पराग नलिका बीजांड में नर युग्मक छोड़ती है। नर एवं मादा युग्मक मिलकर युग्मनज बनाते हैं और इस प्रकार पुष्पों में क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, इस तरह यहाँ से तक लिख सकते हैं। निषेचन के पश्चात बीजांड एवं अंडाशय परिवर्धित होकर क्रमशः बीज एवं फल बनाते हैं। तो इसका उत्तर इस तरह आप लिख सकते हैं, इसका उत्तर इस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 1 मिनट, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, ये 7 था। 8 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्पों के प्रकीर्णन बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन करें। बीज कैसे प्रकीर्णित होते हैं, यानी कैसे निकलते हैं, तो उसका वर्णन करें। तो इसमें बोला गया है कि जल और जंतुओं द्वारा होता है। 1 मिनट, पूरा यहाँ से है। प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन के द्वारा, जल के द्वारा और जंतुओं द्वारा होता है। ठीक है, अब इसमें पवन के द्वारा प्रकीर्णन कैसे होता है इसे समझिए, फिर जल के द्वारा कैसे होता है, जंतुओं के द्वारा कैसे होता है। तो कुछ पादपों में पंख युक्त बीज, जैसे कि सही जन है ना, ड्रमिक्स जिसको कहते हैं, मैपील घासों के हल्के बीज, मदार के रोगयुक्त बीज, सूरजमुखी के रोमयुक्त वृक्ष फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों तक चले जाते हैं और वहां जाकर प्रकीर्णित हो जाते हैं। यानी कि जो बीज होते हैं ना, हल्के बीज, ये बीज सब उड़ के पवन के द्वारा दूसरे जगह जा कर के वहाँ पर क्या हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। वहाँ पर फिर बीज से फिर बीज से फिर क्या होता है कि नए पौधे का निर्माण होने लगता है। ठीक है, दूसरा है जल के द्वारा। तो जल द्वारा कुछ बीज अथवा फल जो होता है वो जल के द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। ऐसे बीजों के आवरण स्पंजी अथवा तंतुमय होते हैं, जिसमें वे जल में आसानी से तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान में चले जाते हैं। जैसे नारियल भी क्या होता है, देखते होंगे आप लोग, नारियल लोग चढ़ाते हैं गंगा नदी में और वहाँ से वो तैरते हुए आगे तक चला जाता है और कोई स्थान पा करके वहाँ पर क्या होगा कि अंकुरित हो जाएगा और फिर से नया पौधा, नए फल, मतलब पेड़ का निर्माण कर लेगा। जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन कैसे होता है, तो आप देखिए, कुछ बीजों का प्रकीर्णन जंतुओं द्वारा होता है। इस प्रकार के बीजों में ऐसी संरचनाएं होती है जिसमें ये जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं, दूर स्थान पर पहुंच जाते हैं। ऐसे बीज कांटेदार अथवा हुक जैसी संरचनाओं के कारण होते हैं, जैसे यूरेना या जैंथियम, ये सब जो होता है वृक्ष, ये जंतुओं के द्वारा प्रकीर्णित हो सकते हैं। तो ये 3 विधियां हैं प्रमुख रूप से, पहला हवा के द्वारा, फिर दूसरा जल के द्वारा और तीसरा क्या है, जंतुओं के द्वारा ये बीज प्रकीर्णित होते हैं। उसके बाद 8 नंबर के बाद 9 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, मिलान है। कॉलम ए का मिलान कॉलम बी से करना है आपको। कॉलम ए में कहा कली, ये मिला चुके हैं हम। ठीक है, कली या मुकुल किस में होता है, आप यहाँ पर क्वेश्चन में भी समझ सकते हैं। क्वेश्चन देखेंगे आप लोग यहाँ से, हाँ, इसका मिलान आप यहाँ पर देखेंगे कि किसको किससे मिलाया गया है। ठीक है, 1 मिनट, देखिए कली या मुकुल किस में होता है, तो ये ईस्ट में होता है, आप इसको इससे मिला सकते हैं, ईस्ट में। 1 मिनट, यहीं तक मिलेगा। ईस्ट में आँख किस में होता है, तो आलू में आँख देखा होगा आप लोगों ने। फिर पंख किस में होते हैं, मैपिल में, है ना, ये उड़ के दूसरे जगह भी चले जाते हैं और वहाँ पर अंकुरित हो जाते हैं, है ना, नए फिर पौधे का निर्माण होता है। अभी तुरंत बोला था मैंने। बीजाणु किस में होते हैं, स्पायरोगायरा में बीजाणु होते हैं। खंडन किस में होता है, तो खंडन बीजाणु इसमें होगा, खंडन होगा स्पायरोगायरा में, लेकिन बीजाणु होगा डबल रोटी के फफूंद पे। ठीक है, इस तरह से इसको मिला सकते हैं और इसका सही उत्तर मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप इसको देख सकते हैं, देखें। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर में सही और गलत दिया गया है। देखिए, पादप का जनन भाग क्या है, तो उसका पुष्प है, इसमें आप टिक लगा देंगे। दूसरा क्वेश्चन है
कि नर और मादा के युग्मक का पराक्रम क्या कहलाता है? तो नर और मादा के पराक्रम का संलग्न निषेचन कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन है, परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाते हैं, तो किस में? तो ये अंडाशय फल में विकसित हो जाएगा। फिर परिपक्व होने के बाद का बात है, बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव का नाम बताएं। तो वो बीजाणु तो डबल रोटी के फफूंद पर होता है, तो इसको आप ऐसे टिक लगा सकते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन बच जाता है, ब्रायोफाइलम जो होता है अपने जिस भाग द्वारा जनन पर करता है वह है पत्ती। इसमें टिक लगा के पूरा कंप्लीट इस तरह हो गया 12 के 12 क्वेश्चन। ठीक है, 12 क्वेश्चन नहीं, ये 10 ही क्वेश्चन है इसके अंदर। तो पूरा क्वेश्चन इस तरह कंप्लीट हो जाता है। पादप में जनन चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा। धन्यवाद।